अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने जो नॉवल रीड करना है वो है बिखरती मोहब्बत के अनमोल मोती, जो कि लिखा है किरण रफ़ीक ने। तो हम इस नॉवेल्स को पार्ट्स में रीड करेंगे क्योंकि इसके तकरीबन 500 पेजेस हैं। तो आई थिंक 2-3 पार्ट्स तो इसके होंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर नॉवेल। दादाजी, मैं पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेबसी से बोलते हुए अपने कमरे की बालकनी में खड़ा बाहर का मंजर देख रहा था, जहाँ हर तरफ रात का सुकून छाया हुआ था। गाड़ियां ना चलने के बराबर थीं और उस वक्त वो अपने दाएं हाथ में मोबाइल कान से लगाए, बाएं हाथ में सिगरेट पकड़े हुए हवा में धुआं खारिज कर रहा था। शायद अपने अंदर किस तरह आपको बाहर निकालने का उसके पास ये वाहिद रास्ता था। फाज, तुम क्यों अपने बूढ़े दादाजी को इतनी मुशक्कत में मुब्तला कर रहे हो? अगर कल को मैं मर गया तो मैं शाह से बोलूंगा तुम्हें मतला नहीं करे। दूसरी तरफ से आवाज में ने कहा तो नमी दोनों का आंसर मौजूद था। उसकी बात पर फाज का हाथ कंपा था। दादाजी, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपके सिवा हमारा है ही कौन? लेकिन आप जानते हैं वो मुल्क कभी भी मेरे लिए खुशकिस्मती का बायस नहीं रहा। 27 साल वो शख्स संजीदगी से बोला था। इसका चेहरा इस वक्त चांद की रोशनी में भी वाज़ेह हो रहा था, जहाँ कर हंगी का आंसर था। तुम चाहते हो कि मैं अपने पर पोते से मिले बगैर ही इस दुनिया से चला जाऊं फाज? 5 साल क्या कम होते हैं किसी को भुलाने के लिए? हर रोज की तरह आज भी वो अपने मामूल की बातें दोहरा रहे थे। दूसरी तरफ फाज की अनाबी लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई थी। दादाजी, भूलना आसान नहीं होता। और रही आपके परपोते की बात, तो शाज को भेज दें आहन को लेने। एक पल में उसने जैसे मसले का हल निकाला। फाज, मुझे अपने पोते से भी मिलना है। दादाजी ने अपनी बात पर जोर दिया। ये बताए माज कैसा है, कॉलेज जा रहा है? वो मुस्कुराकर बात बदल गया। हर बार की तरह वो भी दादाजी के सवाल पर यही रद्दमल देता था। 5 साल से वो अपने बेटे के साथ पाकिस्तान से यहाँ पेरिस में मुकीम था। जा रहा है कॉलेज, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, उसे दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। ना ठीक से खाना खाता है और ना ही जिम जाता है। दादाजी का चेहरा परेशानी के लिए हुए था। उसकी बात पर फाज की परेशानी पर भी लकीरों ने अपनी जगह बनाई थी। मैं सुबह कॉल करूंगा उससे और पूछूंगा क्या मसला है जिसकी वजह से वो अपनी डाइट खराब करके वीक हो रहा है। अचानक फिक्र की जगह संजीदगी ने ले ली। आहन को कुछ उर्दू भी सिखा दो, वो बरखुरदार, वरना मैंने इंग्लिश बोल बोल कर थक जाना है। दादाजी, वो आपके लिए उर्दू सीख रहा है। आप जानते हैं स्कूल से वापस आकर वो अपना टैब खोले, जो बातें आपसे करनी होती हैं उनकी उर्दू ट्रांसलेशन करके वो आपसे बात करता है। फाज ये बोलकर बालकनी से पलट कर अंदर आया और बेड पर सोए हुए अपने 5 साल बेटे को देखा, जो दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाए सो रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि वो शरारती भी करता होगा, लेकिन नींद से बेदार होते ही वो मासूमियत को अपने करीब भी नहीं आने देता था। फाज ने आंखों में मोहब्बत और शफकत लिए उसे देखा था। अच्छा, मुझे नींद आ गई है, सुबह बात होती है, अपना ख्याल रखना और मेरी बातों पर अमल करने का भी सोचना। फी अमान अल्लाह दादाजी। ये बोलकर फाज ने कॉल ड्रॉप कर दी। मोबाइल को साइड टेबल पर रखकर वो मुकम्मल अपने बेटे की तरफ मुतवज्जा हो गया था, जिसकी दो देहारंगत मध्यम रोशनी में चमक रही थी। मासूमाना नैन-नक्श, गुलाबी लब, छोटी सी नाक, पेशानी पर बिखरे गोल्डन बाल, हेजल ग्रीन आंखें जो इस वक्त लंबी पलकों की झालर में कैद थीं। एक हाथ तकिए पर रखे जबकि दूसरा हाथ फाज की जगह पर रखे वो फाज को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। फाज ने झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब रखे और अपनी जगह पर लेट कर उसका छोटा सा हाथ अपने सीने पर रख लिया, जबकि खुद उसे अपने आगोश में समेटे वो आंखें मूंद गया था। छोटे खान, मेरे लिए ऑमलेट बनाना। आज मैं पराठे के साथ ऑमलेट खाऊंगा। किचन में दाखिल होकर वो ऊंची आवाज में काफी संजीदगी से बोला था। एक 70 साल लड़का जो कद कामत से पठान था, खाकी रंग की शलवार पहने, दाएं कंधे पर छोटा सा तौलिया लटकाए, किचन में तेजी से एक माहिर शेफ की तरह हाथ चला रहा था। बर्नर पर एक तरफ चाय रखी, दूसरी तरफ पराठे बनाने में मसरूफ था। जब माज की आवाज पर पलट कर उसे देखने लगा, एक मुस्कुराहट उसके दो दहिया रंगत वाले चेहरे पर आई थी। काली आंखों में शरारत चमकी थी। सामने ही 18 साल माज मुंह फैलाए खफगी से उसे घूर कर बाहर चला गया। हाँ हाँ हाँ, लगता है दादाजी ने बड़े लाला को फोन कर दिया है। वो हंसते हुए खुद से बड़बड़ाया था और फिर से नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता टेबल पर लगाकर सबको आवाज देने लगा। दादाजी, शाज लाला, नाश्ता तैयार है। लाउंज में सोफे पर लेटे माज तक भी इसकी आवाज पहुंची थी। वो दांत पीसकर अपनी जगह से उठा था क्योंकि वो आवाजें उसे सुनाने के लिए लगा रहा था। दो दिहारंगत में एक पिलाहट थी, तीखे नैन-नक्श, हेजल ग्रीन आंखें जो इस वक्त हरात खान को घूर रही थीं। उसके नीचे गहरे हल्के स्याह सफेद शर्ट पर ब्लू टाई, ब्लू पैंट के नीचे काले शूज पहने और काले बालों को जेल से अच्छे से सेट किए वो ऐसा से चलते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहा था। अपनी जगह पर बैठकर वो शाद और दादाजी का इंतजार करने लगा। दादाजी भी अपने कमरे से सफेद सूट पहने, कांधों पर शॉल ओढ़े, सर पर पठानी टोपी पहने मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आए थे। शाद सफेद जीन्स पर ब्राउन शर्ट पहने, दो दिहात रंगत लिए, तीखे नैनश अनाबी लब जो मुस्कुरा रहे थे। आंखों का रंग काला था जो उसने अपने बाप से चुराया था। एक अलग ही चमक होती थी इन काली चमकदार आंखों में। वो 21 साला शाज मुस्कुराकर दादाजी की बाएं जानिब बैठा था क्योंकि दाएं जानिब माज विराजमान था।
मास को नाश्ता करते देखकर वो मुस्कुराया था, जबकि दादाजी भी मुस्कुराहट को लबों पर लाए मास के खफा चेहरे को देख रहे थे। मुझे लगता है आज सूरज मगरिब से निकला है, क्योंकि मास शाज हंस पे आदत शुरू हो चुका था, जबकि मास ने नाराजगी के तासुरात चेहरे पर सजाए शाज को देखा जो मुस्कुरा रहा था। शाज नहीं, तंग करो हमारे लाडले को, दादाजी ने मसनूई रौब से कहा था। बड़े लाला से शिकायत करके आपने अच्छा नहीं किया, वो दादाजी को देखकर खफा हुए हुए बोला था। तो क्या करता, तुम तो पिछले 1 महीने से नाश्ता करना छोड़ चुके हो। शुक्र करो मैंने ये नहीं बताया कि तुम्हारा रिजल्ट इस माह के टेस्ट का काफी गंदा आया है। दादाजी की बात पर वो शाज को देखने लगा और एकदम उसकी आंखें आंसू से भर गई थीं। वो ऐसा ही था, हसास, खासतौर पर वो फास की बातों को दिल पे ले लेता था। आज सुबह उसकी कॉल आई तो उसने काफी बुरे तरीके से मास को डांटा था, जिसका असर था कि वो नाश्ता करने आज टेबल पर सबके साथ मौजूद था। हरात खान जो मास के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था, मुस्कुराकर दादाजी को देखने लगा, जिनका चेहरा मास की आंखों आंसू देखकर ही बुझ गया था। फाज ने ज्यादा तो नहीं डांट दिया तुम्हें? देखो अगर ऐसा तो बताओ, मुझे खुद उसके कान खींचता हूँ। दादाजी की बात पर पास बैठे शाज ने कहका लगाया था। हाँ हाँ दादाजी, लाला के कान आप खींचेंगे वाकई? शाज उनकी नरम तबीयत की वजह से उन्हें तंग करने लगा। उनकी बात पर भी मास मुस्कुराया था। उनके दादाजी वाकई डांट नहीं सकते थे। शाज लाला, मुझे कॉलेज से आज 4 बजे पिक करना है आपने, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होनी है आज। मास की बात पर वो उसे देखने लगा। ओके ठीक है दादाजी, मैं यूनिवर्सिटी से क्लासेस लेकर सीधा मीटिंग में पहुंचूंगा। शाह जी बोलकर उठा और मुस्कुराकर दादाजी की पेशानी पर बोसा देकर मास को अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर निकल गया। दादाजी मैं भी चलता हूँ, और ड्राइवर अंकल को बोल दीजिएगा कि गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चलानी। मास मुस्कुराकर उनको तनबीह करते हुए शाज वाला अमल दोहराकर बाहर निकल गया, जबकि दादाजी ने मुस्कुराकर उसकी पुश को देखा तो फिर नाश्ते की तरफ मशगूल होते हुए उन्होंने फास के बारे में सोचा था, जो अपनों से बहुत दूर था। भूल जाती हूँ नजर जब तुमसे मिलती है, मैं खुद को भूल जाती हूँ, बस एक धड़कन धड़कती है, मैं खुद को भूल जाती हूँ। तुम्हें मिलने से पहले मैं वो सच्ची संवरती हूँ, मगर जब तुम संवरते हो मैं खुद को भूल जाती हूँ। मैं अक्सर किताबों में तेरा ही नाम लिखती हूँ, मगर जब कुछ तुम जो लिखते हो मैं खुद को भूल जाती हूँ। मैं अक्सर यही कहती हूँ मैं खुद को भूल जाती हूँ, मैं अक्सर यही कहती हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर जब तुम ये कहते हो मैं खुद को भूल जाती हूँ। डायरी पर एक गज़ल लिखकर वो कलम को डायरी के अंदर ही रखकर उसे बंद करके अपनी स्टडी टेबल के दराज में रखकर वो पलटी थी। अंधेरे में फ़कत वहाँ स्टडी लैंप ऑन था, जिसमें उसकी गंदमी रंगत धमक रही थी। आम से में नक्श लिए वो गुलाबी लम्हों से मुस्कुरा रही थी। बड़ी-बड़ी काली आँखें जिनमें मुस्कुराहट अपनी चमक भरती जा रही थी। छोटी-सी नाक, लंबे काले बाल जो उस वक़्त कैचर में मुकीद थे, जबकि चंद आवारा लटें उसके चेहरे को अपने हाले में लिए उसे तंग कर रही थीं। वो उठकर अपने कमरे की खिड़की की जानिब आई थी। रात के अंधेरे में मौजूद खामोशी को सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की आवाज़ तोड़ रही थी। वो चाँद को देखकर मुस्कुराई थी, लेकिन काली आँखों में चमकती नमी उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे सकी। काश की ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना होती, एक सर्द आह खारिज करके उसने सोचा था। फिर पलटकर खिड़की को बंद करके वापस अंधेरे में बेड पर आ गई थी। नींद तो कोसों दूर थी, लेकिन सुबह जॉब पर जाने के लिए उसे सोना था। वो यूनिवर्सिटी के पार्किंग में गाड़ी पार्क करके जैसे ही दाखिली दरवाजे से अंदर की जानिब बढ़ने लगा, एक नस्वानी आंखें उसने उसकी तवज्जो खींच ली। वो पलटकर अपनी दाएं तरफ देखने लगा। तकरीबन 4-5 कदम के फासले पर एक 18 या 19 साल लड़की एक 40 या 45 साल औरत के साथ खड़ी रो रही थी। शाज ने गौर से देखा तो मुस्कुरा दिया था। दोधिया रंगत उस वक्त धूप के बायस सुर्ख होती जा रही थी। तीखे नैनश, बुरी आंखें जो उस वक्त आंसू बहाने में मसरूफ थी, गुलाबी लब, काले रंग की सलवार कमीज पहने और काले रंग का ही दुपट्टा सर पर ओढ़े वो बच्चों की इसी मासूमियत चेहरे पर सदाए रोने में मसरूफ थी। शायद दिलचस्पी से मनाजर देखने लगा। मम्मा मैं बता रही हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे, वो अपनी माँ को देखकर बोली थी। जवाब में उसकी माँ ने उसे घूरा था। मासरा, मैंने अब बिना लिहाज किए एक थप्पड़ लगाना है, रोना बंद करो। दोजक में नहीं भेज रही हूँ तुम्हें, यूनिवर्सिटी भेज रही हूँ, अब जल्दी से अंदर जाओ। वो औरत भी घूरते हुए अपनी बेटी से बोली। दोजक से कम थोड़ी है, ये जगह इतने लोग होंगे। अम्मा आप भी चलो मेरे साथ। मासरा अपने माँ के हाथ पकड़कर मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी। मासरा तो दफा होती है अंदर, या मैं उतारूं अपना जूता। अम्मा ये गलत है, मैं किसी को यहाँ जानती भी नहीं हूँ, और अगर मैं मर गई तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? मासरा की बात पर उसकी माँ ने उसे घूरा था। मासरा तुम अंदर जाओगे या नहीं? जा रही हूँ अंदर, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मासरा रोते हुए अपनी माँ से नाराज होकर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी तो उसकी माँ ने लंबी सांस निजाम में खारिज की। शाज ने मुस्कुराते हुए सारा मंजर ही देखा था। मासरा अचानक पलट कर वापस अपनी माँ के पास आई और बोली, अम्मा मैं घर जाकर अब्बा से आपकी शिकायत करूंगी। ये धमकी देकर वो जल्दी से अंदर बढ़ने लगी थी, मगर बेध्यानी में ही वो शाह से टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती, शाह ने उसे शनों से थाम लिया था। बुरी आंखों को भीगी पलकों की झालर के अंदर कैद किए कपाते लबों को दांतों में दबाए वो बमुश्किल अपनी चीख का गला घोंट गई थी। उसकी माँ जल्दी से उसकी जानी बढ़ी थी। आज ओके मोहतरमा, शाह ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा जो उस वक्त सुर्खी लिए हुए था। मासरा ने आंखें खोलकर उसकी काली चमकदार आंखों को देखा और फिर एक लम्हे में पीछे हुई। मैं ठीक हूँ,
वो बोलकर अपनी माँ को पलट कर देखने लगी जो उसके पीछे ही खड़ी थी। मासरा कभी तो आंखों का इस्तेमाल कर लिया करो, शुक्रिया बेटा आपका। उसकी माँ मासरा को घूर कर शाह से बोली, कोई बात नहीं आंटी। शाह मुस्कुराकर बोला और अंदर की जानिब बढ़ने लगा। जब उस औरत से शाह को रोका, बेटा नाम क्या है आपका? शाहनवाज खान। शाह ने नरमी से जवाब दिया। इस दौरान मासरा खामोशी से ज़मीन को घूर रही थी। बेटा क्या आप एक मदद कर सकते हैं मेरी? जी आंटी बोले। शाह ने नरमी से कहा, ये मेरी बेटी है, मासरा नाम है इसका। पढ़ने का उसको बड़ा शौक है, इसलिए मैंने इसे इस यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया, लेकिन इतने लोगों को देखकर घबरा रही है। और अम्मा मैं नहीं घबरा रही। मासरा अपनी माँ की बात काट कर बोली। उसे एक अजनबी शख्स के सामने अपनी माँ का तबसरा इसलिए पसंद नहीं आया था। जवाब में उसकी माँ ने उसे घूरा था। तुम चुप करो, उसकी माँ ने उसे सख्ती से कहा, जबकि वो मुंह बसूर कर रह गई थी। उसको उसकी क्लास में छोड़ देना मेहरबानी होगी तुम्हारी। आंटी कौन से मज़ामीन में है आपकी बेटी? शाज ने संजीदगी से पूछा था। मासरा भाई को बताओ कौन सा मज़ामीन है, उसकी माँ ने मासरा से कहा था, जबकि शाज ने भाई के लफ्ज़ पर बेसाख्ता ला हौला वला कुव्वता पढ़ा। बी ऐसा अकाउंटिंग्स की क्लास में जाना है। अच्छा आंटी मैं छोड़ दूंगा। मैं भी बीएस अकाउंटिंग के फाइनल ईयर मतलब आखिरी साल में हूँ। वो सूरज को देखकर बोला। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं आंटी, इंसान के काम आता है। चले मोहतरमा क्योंकि आपकी क्लास का वक्त हो गया है होगा। ये बोलकर वो मुस्कुराकर उस आंटी को लाफिज करते हुए मासरा को अपने पीछे आने का इशारा करके आगे आगे चलने लगा, जबकि मासरा अपनी माँ को घूर कर उसकी तकलीद में चलने लगी थी। मॉर्निंग डैड। 5 साल आहन किचन में दाखिल होते हुए बोला। फाज जो किचन में एप्रन बांधे संजीदगी से नाश्ता बना रहा था, आहन की आवाज़ पर पलट कर मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट सिर्फ अपने बेटे के लिए होती थी। पलट कर वो अपने बेटे को देखने लगा जो सफेद और काले रंग की लाइनिंग वाली पजामा शर्ट पहने नींद में झूलते हुए किचन में मौजूद कुर्सी पर बैठा था। मुस्कुराहट ने बेसाख्ता फाज की नाबी लोगों को बसेरा किया था। हेज़ल ग्रीन आंखें चमकती थीं, दो दया रंगत पर रौनक आई थी। मगरूर नाक उसके साथ तीखे नैनश लिए, काली टी-शर्ट पहने जिसमें उसकी कसरती बाजू नुमायां हो रहे थे, जबकि ब्लैक ही ट्राउज़र के नीचे काले रंग की चप्पल पहने वो चलकर अपने बेटे के पास आया। मॉर्निंग माय सन। झुककर उसके सर पर बोसा देकर वो वापस नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो चुका था। आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल टुडे। मुझे आज स्कूल नहीं जाना। 5 साल आहन की आवाज़ पर वो मुस्कुराया था। बट व्हाई? लेकिन क्यों? संजीदा लहजे में वो नाश्ते की ट्रे आहन के आगे रखता खुद उस ट्रे में से काफ़ी का मग उठाकर लबों से लगाकर अपने बेटे को देखने लगा जो मुंह बसूर कर अब कोई बहाना ढूंढ रहा था। आई एम हैविंग अ फीवर। मुझे बुखार होने वाला है। आहन ने आंखें मटकाए हुए मासूमियत को चेहरे पर तारी करके कहा तो फाज के लबों पर मुस्कुराहट आई थी जिसे वो काफ़ी का मग लबों से लगाए छुपा गया था। एंड हाउ डिड माई सन नो ही हैड फीवर? और मेरे बेटे को कैसे पता चला कि उसे बुखार हो गया है? बिकॉज आई एम गोइंग टू बी डॉक्टर इन फ्यूचर डैड। क्योंकि मैं मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने वाला हूँ। आहन ने सदमे से जैसे अपने बाप की अक्ल पर मातम करते हुए उसे याद दिलाया था। उसका शौक था डॉक्टर बनने का और फाज जानता था कि उसका बेटा अपने शौक को हर हाल में पूरा करेगा, इसलिए वो भी इसके शौक को पूरा करने में उसका साथ देने वाला था। और रियली वाकई फाज ने जैसे उसे चिढ़ाया था जो नाश्ता करते हुए अपनी हज़ल ग्रीन आंखों से अपने बाप को घूर रहा था। ऑफ कोर्स एंड आई विल ट्रीट योर ब्रेन फर्स्ट। बिल्कुल, और सबसे पहले मैं आपके दिमाग का इलाज करूंगा। आहन दांत पीस कर बोला तो फास मुस्कुरा दिया। लेट्स गो टू द रूम एंड रेडी फॉर स्कूल और यू वॉन्ट गेट आइसक्रीम। अपने कमरे में जाओ और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। फादर ने संजीदगी से आहन को देखकर कहा तो आहन मुंह बसूरते हुए अपने खड़ूस बाप को देखने लगा जिसे एक सेकंड लगता था संजीदा होने में। आहन मुंह बसूर कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया जबकि फाज बर्तन उठाकर अब सिंक में धोकर उन्हें उनकी जगह पर वापस रखकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। शाज बड़ी ये कौन है? शाज अपने ध्यान में डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। अपने पीछे आयत की आवाज़ सुनकर रुका था जबकि मासरा के कदम में बेसाख्ता थमे थे। शाह ने पलटकर अपने दोस्त को देखा था। गंदमी रंगत में लबों पर शरारती मुस्कुराहट सजाए वो उसे खुद को घूरने पर मजबूर कर गया था। वो आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। शाह ने उसे मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए मासरा को मुखातिब किया था। मोहतरमा वो सामने वाला कमरा आपका क्लास रूम है, जाएं। नरमी से बोलते हुए वो लबों पर मुस्कुराहट लिए मासरा से मुखातिब हुआ था। मासरा बिना शुक्रिया बोले वहां से अपने क्लासरूम की जानिब चली गई थी। मुरवत के मारे ही बंदा शुक्रिया बोल देता है, शाह धीमी सी आवाज में बड़बड़ाया था जबकि आयत का इस बात पर बेसाख्ता कहका लगा था। इंसान अपनी बकवास शरीफ कभी बंद भी कर लेता है। अच्छा खासा मेरी शराफत को एक मासूम लड़की के सामने तुम मशकूक कर रहे थे। शाज ने दांत पीस कर उसे घूरा था। हा हा हा, शाज शाहनवाज खान शरीफ कब से हुआ? आयद ने उसे चिढ़ाया था और हस्बे आदत वो चिढ़कर उसके दाएं कंधे पर एक धमूका जड़कर उसे घूरते हुए आगे बढ़ गया। क्योंकि उसके क्लास का वक्त हो गया था, आयद भी हंसते हुए उसके पीछे गया था।
शाहनवाज खान अहमद खान के इकलौते बेटे थे जिनकी शादी उनकी बरादरी की एक लड़की गुलबानो से कर दी गई थी। गुलबानो एक सफ़ेद पोश लड़की थी जिसकी आंखें हेज़ल ग्रीन रंग की थीं, जबकि शाहनवाज खान एक कामयाब बिजनेसमैन थे। उसके बावजूद दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की हर नेमत से नवाजा था सिवाय बेटी के। उनके 3 बेटे थे, फ़ाज़ शाहनवाज, शाद शाहनवाज और माज़ शाहनवाज। फ़ाज़ की पैदाइश के थोड़े अरसे बाद ही शाहनवाज खान ने अपनी वालिदा का जनाजा अपने कंधों पर उठाया था। उनकी वालिदा की मौत ब्लड कैंसर से हुई थी, जो कि खान हाउस के लिए सदमा तो थी, लेकिन वक्त के साथ उसे आगे बढ़कर खान हाउस वाले अपने गम को खुद तक महदूद कर गए थे। शहनवाज खान के सबसे बड़े बेटे का नाम फ़ाज़ था, जिसकी 6 साल पहले रीबा नामी लड़की से पसंद की शादी हुई थी। यूनिवर्सिटी में ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और उनकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए अहमद खान और शाहनवाज खान ने उनकी शादी करवा दी थी। लेकिन शादी के 1 साल बाद कुछ ऐसे हादसात हुए जिसने खान हाउस की दरोदवार हिला दिए थे। गुलबानो और शाहनवाज की मौत खान हाउस के मकीनों को गम से दो चार कर गई थी। फ़ाज़ का चंद माह का बेटा अहन था, जिसे वो लेकर पेरिस चला गया था और वहाँ जाकर उसने एक अलग दुनिया बसा ली थी। फ़ाज़ से छोटा शाज़ था, जो नरम तबीयत का मालिक था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, लेकिन हुलिये से वो बिल्कुल शाहनवाज की कॉपी था। वो अपनी स्टडी के साथ अपने बाप का बिज़नेस भी सँभाल रहा था। अहमद खान अपना वक़्त बेटे की वफ़ात के बाद शाहनवाज इंडस्ट्री में ही गुज़ारते थे। इस दौरान वो भी बिज़नेस को देखने लगे थे, लेकिन शाद अहमद खान की तबीयत की वजह से बिज़नेस को ज़्यादातर खुद ही हैंडल करता था। सबसे छोटा मास था, जो इस वक्त कॉलेज का तालिब इल्म था। 12 साल हरात खान को अहमद खान एक दिन सड़क से घर लाए थे। इस भूखे बच्चे को अपनी सरपरस्ती में लेकर वो उसकी तालीम पर भी जोर दे रहे थे। हरात खान घर के काम भी करता था और पढ़ता भी था। सब उसे टोकते थे घर के कामों से, लेकिन वो बोलता था कि घर के काम वो जो बचपन से करता आया है। गुजरते वक्त में सब ही अपनी जगह ज़िंदगी बसर कर गुजार रहे हैं। अहमद खान की ख्वाहिश पर भी फ़ाज़ खान नहीं पाकिस्तान नहीं आ रहा था, लेकिन शायद इस बार वो पलट कर उनकी खुशियाँ लुटाने वाला था, या किस्मत इस बार मुस्कुराहटें छीनने वाली थी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अहमद खान का बेटा था शाहनवाज खान, उसकी शादी हुई थी गुलबानो से और अब ये दोनों मतलब ज़िंदा नहीं हैं। उनके 3 बच्चे हुए थे, एक था फ़ाज़ जिसकी शादी रीबा से हुई थी और उससे उसका बेटा अहान हुआ था। दूसरे बेटे का नाम है शाज़, जो कि बिज़नेस को डील करता है, और तीसरे बेटे का नाम है माज़, जो कि कॉलेज जाता है, और उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट भी किया हुआ है जिसका नाम है हरात खान, ठीक है? और मतलब कि अब ये तीनों दादा और उनके पोते हैं ज़िंदा, और उनकी आगे से ये कहानी है। मीटिंग से फारिग होकर जैसे ही वो दादाजी के ऑफिस में आया, सामने दादाजी को अपने ऑफिस की कुर्सी पर टेक लगाए, आंखें मूंद कर सोते देखकर मुस्कुराया। अंदर दाखिल होते ही सामने एक शीशे का टेबल था, जिसकी दाएं तरफ दादाजी की कुर्सी, जबकि बाएं तरफ 2 कुर्सियां मौजूद थीं जो दूसरों के लिए थीं। दादाजी की कुर्सी के थोड़े से फासले पर एक सफेद रंग का सोफा पड़ा हुआ था, जिसके आगे भी शीशे का टेबल था और उस टेबल पर कुछ फाइल्स पड़ी थीं। दादाजी के सामने एक फाइल खुली हुई थी, जबकि उसका एक हाथ टेबल पर दूसरा चेयर पर था। वो मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुआ, नरमी से बोला, दादाजी मुबारकबाद दें, क्योंकि मुझे हमदानी ग्रुप्स ऑफ कंपनीज का प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। टाई की नोट ढीली करके वो उनके सामने बैठा था, लेकिन दादाजी के वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई थी। शाज ने एक नज़र उनको देखा और तशवीश से अपनी जगह से उठा था, क्योंकि उसकी नींद बहुत कच्ची होती थी। वो जानता था उसने दादाजी के दाएं कंधे पर हाथ रखकर उनको थोड़ी सी जंबिश देने की कोशिश की, तो वो दाएं तरफ तकरीबन गिरने वाले थे जब शाज ने जल्दी से उन्हें थामा था। दादाजी एक चीख-नुमा आवाज़ के साथ वो परेशानी से दादाजी की नब्ज़ चेक करने लगा। शाज की पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हुए, जो उसकी परेशानी और डर को ज़ाहिर कर रहे थे। दादाजी की नब्ज़ बहुत स्लो चल रही थी। शाज की चीख पर उनके ऑफिस के मैनेजर, जो उसी वक्त ऑफिस की तरफ आ रहा था, जल्दी से अंदर आया था। शाज ने उसे एक नज़र देखा और जल्दी से बोला, साहर गाड़ी निकालो, हमें दादाजी को अस्पताल लेकर जाना है। शाज दादाजी के नखी वजूद को अपने बाजू में उठाए बाहर की जानिब तकरीबन भागा था, जबकि साहिर भी उनके पीछे ही ऑफिस से निकला था। मुसलसल 1 घंटे से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहलते हुए वो नम आँखों से आईसीयू के बाहर जलती लाइट को देख रहा था। साहिर भी अपने बॉस को मुसलसल परेशानी से टहलते देख रहा था। वो उठकर शाज़ के पास आया था। सर प्लीज़ थोड़ी देर बैठ जाएँ, इंशाल्लाह दादाजी जल्दी ठीक हो जाएँगे। हम सबकी दुआएँ उनके साथ हैं। साहिर की बात पर वो मुश्किल अपने आँसुओं पर बाँध कर अपना सर नफ़ी में हिला गया था। इससे पहले वो कुछ बोलता, एक डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया था। शाज़ जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा था। डॉक्टर, मेरे दादाजी कैसे हैं? बेचैनी और बेताबी क्या नहीं था उसके अंदाज में। देखिए मिस्टर खान, बहुत ही तहम्मुल से आपको मेरी बात सुननी होगी। आपके दादाजी को दूसरा हार्ट अटैक हुआ है और ये अटैक पहले अटैक से बहुत शदीद है। हमें इनके हार्ट की सर्जरी करनी होगी, क्योंकि इनके हार्ट के तमाम वॉल्स ही तकरीबन बंद हो चुके हैं। अगर 24 घंटे तक आपने सर्जरी की इजाज़त देते हैं तो हम
स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर सर्जरी ना हुई तो उन 24 घंटों के बाद उनकी सांसें किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती हैं, और ये बात मैं उनकी कंडीशन देखकर ही बता रहा हूँ। डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में शाज़ को तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया था। शाज़ ने वीरान आंखों से डॉक्टर को देखा था। लफ्ज़ तो डॉक्टर की बात सुनकर ही लबों पर दम तोड़ गए थे। डॉक्टर ने उसका कंधा थपथपाते हुए वहाँ से चला गया था, जबकि शाज़ ने बेयकीनी से ICU के दरवाजे को देखा था। लाला के हाथ में इख्तियार है, वही दादाजी के बारे में फ़ैसला करेंगे। साहिर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। शाज़ ज़ाहिर को देखकर बोला तो साहिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। सर, मैं राब्ता करता हूँ फ़ाज़ सर से, आप प्लीज़ हिम्मत मत हारें। साहिर ये बोलकर वहाँ से बाहर की जानिब बढ़ा था, जबकि शाज़ वहीं बेंच पर ढा सा गया था। स्कूल के गार्डन में बैठा वो मुसलसल अपने पाँव हिला रहा था और मुंह पे च्युइंगम डाले वो बेनियाजी से सारे सामने खेलते बच्चों को देख रहा था। छुट्टी के बाद खेलना उसे दुनिया का सबसे बोरिंग तरीन काम लगता था। वो यकीनन आम बच्चों जैसा नहीं था। एक लड़की जो उसकी क्लास फेलो थी आकर उसके पास बैठी तो अपने हेजल ग्रीन आंखों में सवाल लिए वो उसे देखने लगा, जिससे उसका बैग उठाकर दूसरी साइड पर रखा था और खुद उसके साथ बैठ गई थी। उसका च्युइंगम चबाता मुंह रुका था। Why are you sitting here, जोली? तुम यहाँ क्यों बैठी हो जूली? वो बगैर मुस्कुराए बोला था। आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद यू। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। आहा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जो गोल्डन बालों की दो पुनिया बनाए, दो हेयर रंगत में सुर्खी लिए मुस्कुराती हुई ग्रे आंखों में सवाल लिए उसे पूछ रही थी। आहा ने अपनी छोटी सी पेशानी पर उभरती दो लकीरों को वाज़ेह करके मुकाबले पर अपनी नागवारी जाहिर करने की कोशिश में था। उसकी दोस्ती सिर्फ उसके चाचू और बाप से थी, और बाप की ही नसीहत थी कि उसे लड़कों के अलावा उसने कभी लड़कियों से दोस्ती नहीं की थी। वो 5 साल का सिर्फ दिखने में था, लेकिन दिमागी तौर पर वो 10 साल बच्चे की तरह अपने बाप की बातों पर अमल करता था। बट आई डोंट मेक फ्रेंड्स विद गर्ल्स। लेकिन मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। सादा से लहजे में वो उस बच्ची को इनकार करके अपना रुख मोड़ गया था। उससे पहले वो बच्ची कुछ बोलती, एक औरत उसके पास आई। जूली कम हियर माय डियर। जूली मेरी बेटी यहाँ आओ। उस नस्वानी आवाज़ पर आहन ने पलट कर उसे देखा था। उसने आहन की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन आहन ने उसकी मुस्कुरा कर जवाब नहीं दिया था। वो चलकर उन दोनों के पास आई और बोली, जूली लेट्स गो होम। जूली चलो घर चलें। आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद आहन मॉम। मुझे यहाँ से दोस्ती करनी है मॉम, जूली जिद्दीपन से बोली थी, जबकि आहन ने उसे घूरा था। आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद हर, सो प्लीज टेक अवे फ्रॉम हर। मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी, मैं पनिशमेंट मारकर उसे ले जाएं यहाँ से। आहन ने उस औरत को देखकर संजीदगी से कहा, तो उस औरत ने मुस्कुरा कर आहन को देखा और झुक कर उसके दोनों गुलाबी गालों पर बोसा दिया, तो उस गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। यू आर सो क्यूट बॉय। तुम बहुत क्यूट लड़की हो। स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर रहो। आहन ने उस औरत को पीछे की तरफ तकरीबन धक्का दिया था। वो औरत उस अवताद के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पीछे को लड़खड़ाई थी। इससे पहले वो गिरती पीछे से अब आते फाज ने उसे कंधों से थाम कर गिरने से बचाया। What is this, आहन? ये सब क्या है आहन? फाज ने इस औरत को खड़ा करके आहन को घूरा था। He kissed me, Dad. How could a girl do all this, right? उसने मुझे किस किया और एक लड़की होकर ये ऐसा कैसे कर सकती है? फाज ने शर्मिंदगी से उस औरत को देखा और फिर आहन को घूरा था। से सॉरी आहन, राइट नाउ। अभी माफी मांगो आहन। फाज इस औरत का शिद्दत तौहीन से सुर्ख चेहरा देखकर सख्ती से आहन को देखकर बोला था, जबकि आहन बिना असर लिए अपना बैग उठाकर पार्किंग जाने पड़ गया था। फाज ने लब खींचकर उसकी बदतमीजी को देखा था और फिर उस औरत से एक्सक्यूज करता हुआ अपनी गाड़ी में आया था, जहां फ्रंट सीट पर वो मुंह फैलाए बैठा था। जहां वो रह रहा था उस माहौल में ये सब आम सी बातें थी, लेकिन उसकी तरबियत फाज ने काफी सख्ती से की थी। यही वजह थी कि वो कभी भी किसी को अपने करीब नहीं आने देता, सिवाय अपनी फैमिली के। अभी जो किया आहन वो क्या था? जब भी फाज उससे नाराज होता था वो हमेशा उर्दू में आहन से बात करता था। डैड प्लीज मुझे आर्ग्यू मत करें। आहन गुस्से से जवाब उर्दू में बोलता था, लेकिन उसका जुमला सुनकर फाज के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। उससे पहले वो आहन का जुमला सही करता, उसके मोबाइल पर शाहिर कॉलिंग जगमगाया। वो ठटका था। जल्दी से कॉल रिसीव करके उसने जैसे ही मोबाइल कान से लगाया शाहिर की बात पर वो मुश्किल ही अपने हवास मुतसिल होने से बचा पाया था। जल्दी से कॉल ड्रॉप करके उसने एक नंबर डायल किया था। आहन खामोशी से अपने बाप को देख रहा था, जिसके हाथ कांप रहे थे। बुक टू टेक्सिक्स टू पाकिस्तान जॉर्ज। पाकिस्तान की 2 टिकट्स बुक कर दो जॉर्ज। कॉल ड्रॉप करके उसने गाड़ी स्टार्ट की थी, जबकि आहन अब भी खामोशी से अपने बाप को देख रहा था। 5 सालों से जो जिद उसने खुद से लगाई थी वो टूट चुकी थी। एक लम्हे में वो पाकिस्तान वापस जाने का फैसला कर चुका था। 5 साल बाद वो सरजमीन पर कदम रख रहा था, जहाँ पाकिस्तान ना आने का खुद से अहद कर चुका था। वो लेकिन खुदा ने जो सोचता है वही होता है। इंसान चाहे खुद से कितने भी वादे कर ले। वो आहन को घर हरात के पास छोड़कर खुद हॉस्पिटल आया था, जहाँ शाज बेंच से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। साहिर भी उसके पास ही बैठा था। 15 घंटे की मुसाफत के बाद वो वहां पहुंचा था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई थी, आहन से स्कूल वापसी पर ही 1 घंटे बाद उसे इमरजेंसी की टिकट मिल गई थी। चंद घंटे रह गए थे दादाजी के ऑपरेशन में, इसलिए उसने हॉस्पिटल
मैं आकर सबसे पहले काउंटर से दादाजी के डॉक्टर का पता करके उसे दादाजी की कंडीशन को डिस्कस करके सर्जरी की इजाज़त दे दी। अब वो शाह से मिलकर उसे हौसला देना चाहता था। वो जानता था उसे ही सबको सँभालना होगा, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी तकलीफ़ को अपने भाइयों पर अयान नहीं कर सकता था। साहिर ने अपनी तरफ आते फ़ाज़ को देखा तो जल्दी से खड़ा हो गया था। वो संजीदा-सा उन दोनों की तरफ आ रहा था। फ़ाज़ सर। साहिर की बड़बड़ाहट पर शाज़ ने एक झटके से आँखें खोली थीं। दाएँ तरफ रुख मोड़कर देखा तो फ़ाज़ चंद कदमों के फ़ासले पर चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था। शाज़ अपनी जगह से उठा और जल्दी से फ़ाज़ की जानिब बढ़कर उसे गले से लगाया। पिछले 19 घंटों का गुब्बारा वो आँसू की सूरत में निकाल रहा था। फ़ाज़ ने संजीदगी से उसका चेहरा देखा और फिर उसके आँसू को हाथों साफ करके नफ़ी में सर हिलाया। लाला दादाजी शाज़ कुछ नहीं होगा, दादाजी को हिम्मत से काम लो और अल्लाह पर यकीन रखो। फ़ाज़ नहीं जानता था वो तसल्ली शाज़ को दे रहा था या खुद को, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकता था। इंशाअल्लाह लाला वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शाज़ कल अब हल्का सा मुस्कुराया था। 2 कदम दूर फ़ाज़ ने साहिर से हाथ मिलाया और उसे हाल अहवाल पूछकर घर जाने को कहा, जिसे कुछ बहस के बाद वो मान गया था। लाला मैं डर गया था। साहिर के जाने के बाद शाज़ ने फ़ाज़ को देखे बगैर कहा था, तुम्हारी जगह अगर आहन होता तो यकीनन वैसा रद्द-ए-अमल कभी ज़ाहिर न करता। फ़ाज़ ने संजीदगी से कहा तो शाज़ मुस्कुरा गया था। आहन भी आया है क्या? उसे अगर पेरिस में तनहा छोड़ा था तो आधा पेरिस कल पागलखाने में होता। वो संजीदा चेहरे से बोला, जबकि उसकी बात पर शाज़ की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो वाक़ई अपने बेटे के लिए मुस्कुराता था और शायद उसी के सामने ही उसकी मुस्कुराहट उभरती थी। लाला हुमाज़ ने ज़िद तो नहीं की, यहाँ ने की। शाज़ जानता था सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो दादाजी से ही करता है, इसलिए वो फ़ाज़ से पूछेगा। आहन उसे सँभालेगा। फ़ाज़ उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने लगा और फिर अपनी आँखों को हल्का सा मूंद कर बेंच की पुश्त से सर टका गया था। शाज़ ने मुस्कुराकर उसके कंधों पर सर रखा था। वो अपने लाला को देखकर ऐसे ही बच्चा बन जाता था। फ़ाज़ एक नज़र से उसे देखा और फिर आईसीयू की जलती लाइट को। बेसाख्ता उसने शिद्दत से दुआ मांगी थी दादाजी की ज़िंदगी की, और शिद्दत से मांगी गई दुआ तो कभी रद्द नहीं होती। फिर वक्त कबूलियत हो तो दुआ के राइगा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल आखिर 6 घंटे की कामयाब सर्जरी के बाद दादाजी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। फ़ाज़ ने ज़बरदस्ती शाज़ को घर भेजा था, जबकि खुद दादाजी के पास थोड़े से फासले पर सोफ़े पर बैठा उन्हें देख रहा था। अचानक एक नर्स आई और फ़ाज़ से मुखातिब हुई, सर ये कुछ मेडिसिन्स हॉस्पिटल के सामने वाले स्टोर से। नर्स एक सफ़ा फ़ाज़ को पकड़ाते हुए बोली तो फ़ाज़ एक नज़र दादाजी के चेहरे को देखकर वहाँ से बाहर निकल गया। वो अपने ही ध्यान में सटक के क्रॉस करके स्टोर में दाखिल हुआ तो अचानक किसी से टकराया। एक नस्वानी वजूद की चीख पर स्टोर में मौजूद तमाम लोग उनकी जानिब मुतवज्जो हुए थे। फ़ाज़ ने एक लड़की को इशारों से थामकर सीधा किया था। गुंदमी रंग वाले चेहरे पर डर की सुर्खी थी, जबकि आंखें बंद थी। गुलाबी लब सख्ती से आपस में पैवस्त थे। फ़ाज़ ने एक नज़र उसे देखा और सर लहजे में बोला, लड़की बच गई हो, अब भी अपनी आंखें खोलो, इससे पहले मैं तुम्हें धक्का देकर नीचे गिराऊं। उसकी आवाज़ पर सामने की लड़की ने अपनी काली आंखें उसके दो दहिया रंगत वाले चेहरे पर गाड़ी थी। हैज़ल आंखों में इस वक्त फ़िरानी थी। वह एक झटके से पीछे हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की की बात पर फ़ाज़ की पेशानी पर शिकनी उभरी थी। वो मुकाबिल की बात समझने से कासिर था। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? फ़ाज़ संजीदगी से बोला, घटिया इंसान तुम वही हो ना जो पिछले 1 हफ़्ते से मेरा पीछा कर रहे थे, और जब मैं इस मेडिकल स्टोर में दाखिल होते देख लिया तो आ गए हो मौका देखकर चौका लगाने। वो लड़की फ़ाज़ को घूरते हुए बोली थी, देखो तुम देख रही हूँ कितने दिनों से तुम अच्छे छोरे इंसान। वो फ़ाज़ की बात काट कर अपनी काली आँखों में गुस्सा लिए थी। फ़ाज़ ने सख्ती से लबों को पैवस्त करके खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोका था। मेडिकल स्टोर में मौजूद तमाम लोग उसकी जानिब मुतवज्जह थे। देखो तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है। और फ़ाज़ ना चाहते हुए भी सफाई देने लगा, बस आवारा इंसान, अच्छा जानती हूँ तुम जैसे को। तुम्हें क्या लगता है कि इतने लोगों में तुम मुझे हरास करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी? वो और लड़कियाँ होंगी जो डरती हैं तुम जैसों से। मेरा नाम अफ़रोज़ा सियाब है। तुम जैसे बदतमीज़ लोगों को सबक सिखाना अच्छे से जानती हूँ। जस्ट शट योर माउथ इडियट। अगर अपनी बकवास बंद ना की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बात, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, और दूसरी बात, अगर स्कैंडल बनाने का इतना ही शौक है तो किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हारी बातों में आंसी, क्योंकि फ़ाज़ खान तुम जैसी लड़कियों की फितरत से अच्छे से वाकिफ है। फ़ाज़ बिना लिहाज किए बोला और अपनी आंखों में सुर्खी लिए अफ़रोज़ा को घूरते हुए वहाँ से चला गया। अफ़रोज़ा ने एक नज़र मेडिकल स्टोर में मौजूद लोगों पर दौड़ाई तो सभी अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। लोफर, बदतमीज़, घटिया, कमीना और दुनिया का सबसे बड़ा डैश इंसान। अफ़रोज़ा जल कर बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकली थी। सामने दूसरे मेडिकल स्टोर के दरवाजे पर फ़ाज़ को खड़े देखकर वो उसे दादाजी को होश आ गया था और फ़ाज़ को अपने सामने देखकर उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। वो फ़ाज़ से मिलकर काफ़ी देर तक उससे गिले-शिकवे करते रहे, जबकि फ़ाज़ संजीदगी से बस सुनते हुए उनका चेहरा देख रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आए थे। उस दौरान सब घरवाले उनसे बारी-बारी मिलने जाते थे, लेकिन फ़ाज़ पिछले 1 हफ्ते से उनके पास था। घर आकर दादाजी को उनके कमरे में लिटाकर वो लाउंज में आकर सोफ़े पर बैठा। लाला, पानी लाऊँ आपके लिए? हरात ने फ़ाज़ को सोफ़े पर बैठे देखकर पूछा। आहन कहाँ है? फ़ाज़ ने उसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाकर आहन का पूछा था। लाला, वो शाज़ लाला के साथ उनकी यूनिवर्सिटी गया है। ठीक है, ये बोलकर फ़ाज़ ने आंखें बंद करके सोफ़े की पुश्त से सर टिकाया था। अचानक से उनकी आंखों के सामने वही उसी दिन वाली लड़की का सरापा लहराया था। वो एकदम से आंखें खोलकर सामने एलईडी की काली स्क्रीन को देखने लगा। उसे वापस जाना था पेरिस, लेकिन दादाजी की तबीयत खराब होने के डर से वो अभी तक रुका हुआ था। आहन के स्कूल का भी काफ़ी हर्ज हो रहा था। मुख्तलिफ सोचों में वो गिरा था। जब लाउंज में दाखिल होते माज़ को देखकर वो अपनी पूरी आंखें खोल गया था। क्या घर में दाखिल होते इस्लाम करने की आदत छोड़ चुके हो माज़?
फ़ाज़ की सख्त आवाज़ पर माज़ जो अपने ध्यान में अपने कमरे में जा रहा था, जल्दी से पलट कर उसे अपने बड़े भाई के संजीदा चेहरे को देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम लाला, वो मेरा ध्यान नहीं था। माज़ बमुश्किल मुस्कुरा कर बोला था। फ़ाज़ ने गौर से उसे देखा, जिसकी दोधिया रंगत में पिलाहट नुमायाँ हो रही थी, जबकि आँखों के नीचे गहरे हल्के भी वाज़ेह थे। तुम इतनी देर से क्यों आए हो घर? फ़ाज़ ने पेशानी पर उभरती लकीरों से मुकाबिल का सांस खुश किया था। लाला, वो एक इज़ाफ़ी लेक्चर था आज। माज़ सर झुकाए बोला तो फ़ाज़ ने कुछ सोचते हुए अपना सर इस बात पे हिलाया। जाओ कमरे में जाकर आराम करो। फ़ाज़ का संजीदा चेहरा लहज़ा माज़ के लिए नया नहीं था, वैसे ही था। माज़ जानता था, लेकिन इस बार उसकी खुद पर पड़ती गहरी तशवीशनाक निगाहें उसे अपने आर-पार महसूस होती दिखाई दे रही थीं। ओके लाला, माज़ ये बोलकर जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में गुम हुआ था, जबकि फ़ाज़ उसकी घबराहट छुपी हुई नहीं थी। शुक्र है आज बच गया, अब जल्दी से उनको कहीं छुपाता हूँ। माज़ कँपकँपाती आँखों से हाथों से अपने बेड से सफ़ेद रंग के चंद पैकेट निकालते हुए खुद से बोला। उसकी जिस्म में लर्ज़िश वाज़ेह हो रही थी। वो अपने कबर्ड के दरवाज़े दराज़ में वो पैकेट रखकर इधर ताला लगा गया और फिर वापस मुड़कर अपनी पेशानी से पसीना साफ़ करके वो बेड पर बैठकर गहरे सांस लेने लगा। आहिस्ता से सांस की बहाली मामूल के मुताबिक हुई थी। वो उठा और वॉशरूम की जानिब चला गया था। अब्बा, आपने मेरी अम्मा से शादी क्यों की थी? मासरा व्हील चेयर पर बैठे अपने बाप से मुखातिब हुई थी, जो उस वक्त अपने कमरे में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। अपनी लाडली को कमरे में गुस्से से दाखिल होते हुए देखकर वो मुस्कुराए थे। क्या हुआ है? अब क्या कर दिया मेरी बीवी ने? वो मुस्कुराते हुए मासरा के फूले गालों को देख रहे थे। अब्बा, क्या बताऊँ अब आपको? मासरा फर्श पर बैठे उनकी गोद पर सर रखे बोली थी। इतने में मासरा की अम्मा कमरे में दाखिल हुई थी। हाजी साहब, मैं बता रही हूँ, अगर अब आपकी लाडली ने मोहल्ले के बच्चों को चीज़ें छीनी तो मैंने उसे कपड़े धोने वाले डंडे से मारना है। सफीना बेगम की बात पर सजावल साहब ने एक नज़र अपनी बेटी को देखा, जो आंखें बंद किए बैठी थी, जबकि सफीना बेगम गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। बेगम, कौन सी चीज़ें ले ली हैं मेरी लाडली ने? हाजी साहब, मैं बोल रही हूँ, अगर आपने इसे मज़ीद बढ़ावा दिया तो मैं लिहाज़ नहीं करूँगी उसके ऊँट जितने का। सफीना बेगम ने माशरा के लंबे कद पर चोट की थी। अम्मा, ये गलत है, आप हर बात में मेरे कद को क्यों ले आती हैं? अच्छा खासा मकूल कद है मेरा, और वैसे भी मैंने नहीं छीनी किसी से चीज़ें, वो शीरी खुद देकर गया था। आखिरी बात मासरा मुँह बसूर कर बोली तो सफीना बेगम ने उसे घूरा था। हाजी साहब, मैं बता रही हूँ, उस लड़की को समझा लें, ये मेरी बर्दाश्त को आजमा रही है। सफीना बेगम ने सजावल साहब को दरमियान में घसीटा था। बेगम, हुआ क्या ये तो बताओ। होने को कुछ रह गया है शीरी। वो सामने वाली जानी यूनिस की दुकान पर कोई पापड़ लेकर गली से गुजर रहा था, मगर आपकी लाडली से हजम नहीं हुआ और उसे डराकर उस बेचारे बच्चे के पापड़ छीन लिए। अम्मा, छीनने तो नहीं थे, नीचे गिर गए थे उससे, तो मैंने उठा लिए क्योंकि मुझे खुदा की ज़मीन से मिले थे। और दूसरा, जैसे आप बेचारा बोल रही हैं, कल मैंने उसे 20 रुपए दिए थे लेज़ खाने के लिए, लेकिन वो लेज़ लाकर मेरे सामने बैठकर खाकर चला गया। जब उसकी माँ ने शिकायत की तो बोला बच्चा है। माजरा मुंह पर सोते हुए सफीना बेगम के जवाब में बोली, तो सफीना बेगम से घूरते हुए आगे बढ़ी। तुम रुक जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। बेगम, आप जाएं और खाना बनाएं, मैं समझा देता हूँ अपनी बेटी को। सजावल साहब जल्दी से दरमियान में और नरमी से सफीना बेगम को देखकर बोले। सफीना बेगम दोनों बाप बेटी को घूरते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। माजरा, गुड़िया बुरी बात है, आइंदा ऐसा नहीं करते। हमेशा वाले अल्फाज दोहराकर अपनी बेटी के सर पर बोसा देकर मुस्कुराए थे। अम्मा पता नहीं क्यों हर वक्त मिर्च चबाए रखती हैं, आप ऐसा करें दूसरी शादी कर लें। माजरा की बात पर वो कहका लगाकर उसे देखने लगे। उनकी बेटी मासूम थी, लेकिन शरारती भी इंतहा की थी। अच्छा जाओ, मेरे लिए पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। सजावल साहब की बात पर वो मुस्कुराते हुए उठी थी। अब्बा, अगर अम्मा ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैंने शीरी से जो 20 रुपए नहीं मांगे वो मांग लूंगी। मास्टर बोलते हुए कमरे से बाहर चली गई, जबकि सजावल साहब ने मुस्कुराकर अपनी छोटी सी दुनिया को देखा था। कितने खुश थे वो 5 साल पहले, लेकिन एक हादसे ने उन सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि उनकी टांगे भी वो माजी की यादों को एक बार फिर दिमाग में जगह देते हुए नम आंखों से मुस्कुराए थे। सुबह का नाश्ता सब खामोशी से कर रहे थे जब फाज दादाजी को मुखातिब किया। दादाजी, मेरे सर की कॉल आई थी, वो मुझे वापस बुला रहे हैं। और अहान के स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मुझसे राब्ता किया है। उनकी पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो रहा है। वैसे भी 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपकी तबीयत भी ठीक है, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। फ़ाज़ की संजीदा आवाज़ पर सब घरवालों ने नाश्ता छोड़कर उसे देखा था। शाज़ ने दादाजी को देखा, जिनके चेहरे का रंग मुतगैर हो चुका था। फ़ाज़, तुम कहीं नहीं जा रहे हो? दादाजी ने संजीदगी से कहा था। लेकिन दादाजी, मैं यहाँ नहीं रह सकता, वजह आप जानते हैं। फ़ाज़ ने दादाजी की तरफ देखकर जवाब दिया। डैड, मुझे चाचू साथ स्टे होना है। आहन की इन 2 हफ्तों में शाज़ के साथ रहते हुए उर्दू बेहतर हुई थी, लेकिन वो अपने जुमले सही नहीं बोल पाता था। अभी भी आहन की बात पर फ़ाज़ मुस्कुराया था। हरात ने हैरानगी से फ़ाज़ को मुस्कुराते हुए देखा था। फ़ैसला हो चुका फ़ाज़, अब तो तुम्हारा बेटा भी बोल रहा है। दादाजी की बात पर वो एक लंबी सांस फिज़ा में खारिज करके आहन को देखा, जो मुस्कुराकर शाज़ से बातें कर रहा था। दादाजी, मुझे 1 वीक के लिए वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे अपना सारा काम वाइंड अप करना है और कुछ ज़रूरी काम करने हैं। फ़ाज़ की बात पर वो मुस्कुराए थे। ठीक है माज़, तुम नाश्ता ठीक से करो। फ़ाज़ ने माज़ को देखा, जो अपनी प्लेट में रखे पराठे को घूर रहा था। जल्दी से पराठे का नवाला तोड़ते हुए मुँह में रखकर फ़ाज़ को देखने से मुकम्मल गुरेज़ बरत रहा था। अच्छा चैम, आप
दादाजी और डैड के पास रुको, मैं यूनिवर्सिटी से वापसी पर आपको आइसक्रीम खिलाने जाऊंगा। शाज की उसके बाल बिगाड़ कर अपनी जगह से उठा और मास को अपने साथ आने का इशारा करके वहां से निकलता चला गया। मास जल्दी से सबको लाफिज का करता शाज के पीछे गया था। दादाजी वापसी पर सबसे पहले मुझे मास को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। फास की बात पर दादाजी मुस्कुराए, जबकि आहा ने अपने बाप को देखा था। इस वक्त उसके बाप की चेहरे पर संजीदगी थी। रोज तुम कहाँ जा रही हो? अफरोजा जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, सामने से आते उसकी भाभी ने पूछा था। वो क्या है ना भाभी कि मुझे 2 दिन पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, उससे पहले कि इस घर में मुझे आपके और आपकी मिजाजी खुदा के ताने सुनने पड़े। सोचा नई नौकरी ढूंढ लूं। अफरोजा अपनी चादर को ठीक करते हुए अपनी भाभी को देखकर स्पाट लहजे में बोली थी, क्यों भाई, पिछले नौकरी से क्यों निकाला तुम्हें? उसकी भाभी ने पूछा तो बगैर जवाब दिए वो बाहर की जानिब भड़ गई। हाँ, यही गुरूर तुम्हारा, एक दिन मिट्टी में मिलाऊंगी, रोज तुम देख लेना। उसके भाभी बड़बड़ाते हुए वहां से किचन की जानिब चली गई। बस का इंतजार करते हुए बार बार खड़ी को देख रही थी। एक हाथ पेशानी पर टिकाया वो दूसरे हाथ में फाइल्स पकड़े पे पसीने में शराब और इधर उधर देख रही थी। जैसे ही बस आई वो जल्दी से अंदर बैठकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। अलीम साहब और गुलनाज को खुदा ने 2 बच्चों से नवाजा था। बड़ा बेटा हातिम था, जबकि छोटी बेटी अफरोजा थी। हातिम की शादी के बाद अलीम साहब और गुलनाज चंद सालों के वक्फे से दुबई मौत की वजह से खालिक कायनात से जा मिले। हातिम की शादी शरीन नामी लड़की से हुई, जो मिजाज की तेज तरीन लड़की थी। हातिम और शरीन को खुदा ने 2 बेटों से नवाजा था, बड़ा अशर और छोटा आशर था। अफरोजा की मम्मी उसके चचाजाद नफीस से तय हुई, जो उस वक्त दुबई में मुकीम था। अफरोजा को इस रिश्ते में खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि नफीस के घर वाले लालची थे। आए दिन वो हातिम के घर डिनर के लिए हाजिर होते थे और मजबूरन अफरोजा को ना चाहते हुए भी सबके लिए डिनर बनाना पड़ता था। जॉब करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि हातिम से जब भी वो पैसे मांगती थी, शहरीन के ताने उसका दिल चीर देते थे। अशर और हाशिर काफी मोहब्बत करते थे अपनी इकलौती पुप्पो से। अशर 5 साल जबकि हाशिर 3 साल था। अफरोजा के जॉब करने पर किसी को एतराज नहीं था, बल्कि हातिम ने बाखुशी उसे इजाजत दे दी थी। अफरोजा जिंदगी के नशे व फराज से उलझे हुए खुद को मजबूत बना चुकी थी। वह को शायद इस बार उस पर रहम आने वाला था, या किस्मत उस बार उसकी सबसे बड़ी आजमाइश में डालने वाली थी, ये तो कोई नहीं जानता था। लेकिन तकदीर एक फैसला ले चुकी थी जिसे बदलना नामुमकिन था। मासी बाजी, तुम कॉलेज नहीं जाती? मासरा अपने घर की सेन में झाड़ू लगा रही थी, जब शीरी अपनी दीवार पर खड़ा हो कर आवाज बुलंद बोला था। मासरा ने उसे घूरा था। आज सर दर्द की वजह से उसने छुट्टी की थी यूनिवर्सिटी से। ना तेरे बाप का खा रही हूँ घर बैठकर जो पूछने आ गए हो? मासरा उसे घूरते हुए लड़का औरतों की तरह कमर पर दोनों बाजू टकाए बोली थी, देखो मासी बाजी, बाप तक नहीं जाना वरना अच्छा नहीं होगा। शीरी जो दीवार पर चढ़कर बैठा था, अपने दाएं हाथ की उंगली उसकी तरफ करके उसे वार्निंग देते हुए बोला, तुमने मेरे जो 50 रुपए कल लिए थे बोतल के लिए वापस करो। मासरा ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घूरा था। मासी बाजी, कौन से 50 रुपए और कौन सी बोतल? शेरे चेहरे पर मासूमियत सजाए बोला था। शीरी के बच्चे में तेरी शिकायत चाचू अफ्तार शीरी का बाप से लगाऊंगी। बस मासी बाजी, ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं करो, मैं कल तुम्हारी बोतल तुम्हें वापस कर दूंगा। शीरी मुंह बसोड़ते हुए बोला तो मासरा ने उसे घूरा था। बात सुनो जरा शीरी, वो जच्ची शकूरा के पोते से तुम्हारी लड़ाई हुई है? मासरा की बात पर 7 साल शीरी ने 32 दांतों की नुमाइश की थी। लड़ाई तो नहीं हुई बाजी, बस जो कल 50 रुपए तुमसे लिए थे वो छीन कर भाग गया था, तो फिर मैंने शाहरुख खान बनकर शराफत से जबकि उसकी दादी को बोला तो उन्होंने मुझे डांट दिया। फिर बस मैं रात को गली में क्रिकेट खेलते हुए नजर आया तो मैंने सलमान खान बनकर लगा दी दो। शीरी के बाद मासरा ने वही झाड़ू पकड़ा और दीवार के पास जाकर उसकी पीठ पर हल्के से मारा। खबरदार जो तुमने आज लड़ाई की तो, और रहने दो मेरे पैसे और बोतल भी, बल्कि ये लो 30 रुपए और जाओ पापड़ लो जो तुम कल अपने छत पर खड़े होकर खा रहे थे ना, जो चच्चा जानी की दुकान पर नए आए हैं वो लेकर आओ, दोनों खाते हैं। मासरा ने अपने दुपट्टे के एक साइड से गिरा खोलकर 10-10 के 3 नोट निकालकर 6 फुट दीवार पर बैठे शीरी को दिए, जो मुस्कुराकर जल्दी से पैसे थाम गया था। मासी बाजी, कल ले आऊंगा, अभी तो समी खाला के घर जा रहा हूँ मम्मी के सूट लेने जो उन्होंने सिलाई के लिए दिए हुए हैं। शीरी जब मारकर दीवार से उतरा और हंसते हुए पैसे लेकर अपने घर के हॉल के अंदर चला गया, जबकि मास्टर दांत पीसती रहेगी, क्योंकि हमेशा वो ऐसे ही उससे पैसे लेकर जाता था। मास्टर सर झटक कर अंदर की जानी बढ़ी, जहाँ उसकी माँ उसे आवाजें दे रही थी। फॉर शॉपिंग मॉल आया था क्योंकि आहन के कपड़े लेने थे। इस दिन जल्दबाजी में बस 2-3 ही सूट लेकर आया था। आज उसे ख्याल आया तो वो लंच के बाद शॉपिंग करने के इरादे से शॉपिंग मॉल आया था। एक शॉप पर वो आहन के माप की शर्ट देख रहा था, जब एक नस्वानी आवाज पर उसके हाथ थमे थे। ये आवाज उन लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था। वो पलट कर देखना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत शायद मफकूद हो चुकी थी। हेजल ग्रीन आंखों को जरा सा उठाकर उसने शॉप में लगे मिरर को देखा, जहाँ अरीबा का हंसता हुआ अक्स उभरा था। धोधे रंगत पर मेकअप अब काफी तेज था। रेड लिपस्टिक लगाए वो 5 साल पहले से ज्यादा दिलकश हो गई थी। फास की नजरें एक पल को साकिन हुई थी, लेकिन अगले ही पल हाथ पे पकड़ी एक शर्ट पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई थी, क्योंकि उसके साथ ही इस आदमी को
जो हँसते हुए अरीबा की कमर पर हाथ रखे उसे बातें कर रहा था। शोले से बुलंद हुए थे वो उसकी आँखें, वो ज़ब्त की आखिरी मरहल में था। कितना मुश्किल था फ़ाज़ के लिए अपनी मोहब्बत को किसी और की पनाहों में देखना। वो पलट कर वहाँ से जाने लगा। जब बेध्यानी में ही वो एक सेकंड से टकराया था। शॉप में मौजूद तमाम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा होते देखकर वो जल्दी से शॉपकीपर से माज़रत करते हुए बाहर निकला था जब अरीबा ने उसे पकड़ा था। फ़ाज़ अरीबा की आवाज़ पर वो रुका था, लेकिन पलटा नहीं था क्योंकि इस वक़्त वो खुद पर चिढ़ा ज़ब्त का खोल तोड़ नहीं सकता था। अरीबा चलते हुए उसके सामने आई और तंज़िया मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, जो हैज़ल ग्रीन आँखों में वहशत की सुर्खी लिए उसे देख रहा था। तुम पाकिस्तान कब आए? अरीबा की आवाज़ पर वो दांतों पर दांत जमाए उसे घूर रहा था। हा हा हा, फ़ाज़ तुम कब से खामोश होने लगे? वैसे कमाल हो गया है। ये तो कि फ़ाज़ शाहनवाज़ खान अपनी ज़ुबान को काबू करना सीख गया है। एक तंज पर वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ सख्ती से बंद करके खुद को कंट्रोल कर गया था। सामने से हटो। फ़ाज़ की सर्द आवाज़ पर वो खुलकर मुस्कुराई थी। हट जाती हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ कि मेरा बेटा कैसा है? अरीबा माँ से पूछने लगी तो फ़ाज़ ने उसकी दाएं कलाई को पकड़कर सख्ती से दबाया। अरीबा की मुस्कुराहट सिमटी थी, दर्द की लकीरें उसकी पेशानी समेत चेहरे पर उभरी थीं। वो सिर्फ फ़ाज़ शाहनवाज़ खान का बेटा था और आइंदा अपनी घटिया ज़ुबान से मेरे बेटे का नाम मत लेना, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। फ़ाज़ तकरीबन धक्का देते हुए उसे सामने से हटाकर बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से चला गया था, जबकि अरीबा फर्श पर गिरी अपने बाजू को हिलाते हुए उसे पुष्ट से घूर रही थी। जंगली इंसान, अपने बेटे को तो हर सूरत मैं तुमसे लेकर रहूंगी। फ़ाज़ खान, तुमसे हर खुशी छीन लूंगी, मैं इंतजार करो अब। अरीबा खुद से बड़बड़ा कर उठी और शॉप की जानिब बढ़ गई, जहाँ उसका दूसरा शोहर शहीर उसका इंतजार कर रहा था। नहीं, मैं किसी सूरत में आहन को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अरीबा हसन, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी थी, अब तुम मेरा रिवेंज देखोगी बास्टर्ड। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत किए वो खुद से हैद करते हुए बोला और फिर लंबे सांस लेकर खुद को कंपोज करके गाड़ी चलाते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। इंतहाई गुस्से में वो घर में दाखिल हुआ। गाड़ी को पोर्च में रोककर वो सुर्ख जरा लिए गाड़ी से बाहर निकला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने हंसते हुए आहन पर पड़ी, उसका गुस्सा एक लम्हे में ख़त्म हो गया। हरात खान की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वो हंसते हुए आहन के पीछे भाग रहा था, जबकि दादाजी गार्डन में पड़ी लकड़ी की कुर्सियों में से एक पर विराजमान थे। आहिस्ता से कदम उठाते वो दादाजी को सलाम करते हुए उनके साथ बैठा था। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरे शेर? दादाजी ने मुस्कुराकर फ़ाज़ को देखा था। दादाजी, मेरी कल पेरिस की फ़्लाइट है और मैं 4-5 दिन तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन उस दौरान आहन को आपने घर से बाहर नहीं जाने देना और ना ही किसी को घर में दाखिल होने देना है। फ़ाज़ की बात पर दादाजी ने उसका संजीदा अंदाज देखा था। क्या रीबा से सामना हुआ है? दादाजी की बात पर वो गहरा सांस भर कर रह गया था। दादाजी, मैं अपने बेटे को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता और अगर इसके लिए मुझे इस लड़की की जान भी लेना पड़ी तो मैं गुरेज नहीं करूंगा। फ़ाज़, दादाजी को उसका संजीदा अंदाज चटकते पर मजबूर हो गया था। उन्होंने तनबीह करती आवाज़ में फ़ाज़ को पुकारा था। दादाजी, बात खत्म हो चुकी है, मैं अपने बेटे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और हाँ, आपके घर में से कोई भी फ़र्द रीबा से मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फ़ाज़ ने दो टोक अंदाज में जैसे बात ही खत्म की थी। दादाजी ने उसका आहन के लिए जुनूनी अंदाज देखकर रह गए थे। आहन, कम हियर। यस डैड। आहन उसके गले के गिर्द बाजू हायल करके उसकी गोद में बैठे हुए बोला, नथिंग, जस्ट टेक केयर योरसेल्फ। फ़ाज़ जो कुछ और बोलना चाहता था, आहन के प्यार जताने पर बात बदल गया था। दादाजी जानते थे सिवाय आहन के वो किसी के सामने खुद को कमज़ोर नहीं करता था। वो मुस्कुराकर उस बाप बेटे को देखने लगा, जो अब बातों में मसरूफ़ हो चुके थे, लेकिन उस दौरान फ़ाज़ के लबों से मुस्कुराहट एक पल के लिए ख़त्म नहीं हुई थी। 1 महीना हो गया था फ़िरोज़ा को जॉब पर जाते हुए। 1-2 दिन तक उसे सैलरी मिलने वाली थी। इस जगह पर काम करते वो थोड़ा बेसुकून सी रहती थी क्योंकि यहाँ औरतों की निस्बत मर्द ज़्यादा काम करते थे। अभी भी वो अपने डेस्क पर बैठी थी कि बोर्ड पर कुछ टाइप कर रही थी, जबकि एक मर्दाना आवाज़ पर वो मुतवज्जा हुई। मिस साहब, आपको सर जासिम अपने ऑफ़िस में बुला रहे हैं। एक 30 साला शख्स अफ़रोज़ा से मुख़ातिब हुआ तो फ़िरोज़ा ने स्क्रीन से नज़र हटाकर उसे देखा। ओके, मैं जाती हूँ। फ़िरोज़ा ये बोलकर कंप्यूटर पर कोई फ़ाइल सेव करने लगी और फिर सेव करके अपना दुपट्टा सेट करके मज़बूत कदम उठाते हुए अपने बॉस के ऑफ़िस की जानिब बढ़ी। सर, मे आई कम इन? इजाज़त तलब करने पर एक 42 साला शख्स ने उसे देखा, जो फ़िरोज़ी दुपट्टे में अपना चेहरा थोड़ा-सा अंदर किए इजाज़त तलब कर रही थी। यस, कम इन। जासिम की आवाज़ पर वो अंदर दाखिल हुई। सर, आपने बुलाया? संजीदगी का लबादा ओढ़े वो जासिम की तवज्जो हर बार की तरह अपनी जानिब खींच चुकी थी। मिस से आप बैठें और बताएँ कि क्या पिएँगी आप, चाय या कॉफ़ी? जासिम के अंदाज़ में वो लब भींच कर ही रह गई थी। जिस दिन से उसने जॉब जॉइन की, जासिम उसे बहाने-बहाने से अपने केबिन में बुलाता था। वो औरत थी, जानती थी उसकी नीयत को। उसकी ये इख़्लाक़ी नहीं थी, बल्कि आँखों में मौजूद हवस थी, जिसे वो बआसानी देख सकती थी। अगर वो मजबूर ना होती तो यकीनन अब तक उसका मुँह तोड़ चुकी होती, लेकिन अभी तक जासिम ने कोई ऐसा अमल नहीं किया था जिससे उनका जवाज़ बनाकर वो जॉब छोड़ती। लेकिन बाज़ दफ़ा वो जासिम का अपनी तरफ देखना महज़ वहम समझकर झटक देती थी। नो सर, थैंक्स। मुझे काम बताएँ प्लीज़ कि जिसके लिए आपने मुझे याद किया। क्या तुम्हें याद करने के लिए कोई वजह चाहिए होगी हमेशा मुझे? सर, बराए मेहरबानी मुझे काम बताएँ। अफ़रोज़ा कमाल ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए बोली, वरना दिल तो सामने बैठे शख्स का सर फाड़ने का कर रहा था, जिसकी गलीज़ नज़रें उसे अब अपने आप पर महसूस हो रही थी। मिस अफ़रोज़ा साहब, मुझे आप बहुत खूबसूरत, मतलब अच्छी लगती हैं। मैं आपसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ और
इनफ मिस्टर जासिम खानज़ादा, अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतें देखें। मेरे से 2 ही साल छोटी है आपकी बेटी है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, शर्म से डूब मर जाना चाहिए आपको। अफरोज़ा अपनी जगह से उठकर सूरख आँखों से जासिम को घूरते हुए बोली थी, क्यों, क्या हर्ज है इसमें? वैसे भी तुम खूबसूरत हो और मेरा दिल तुम्हारा ख्वाहिशमंद। वैसे भी हर सहूलत दूँगा तुम्हें, अलग घर में रखूँगा और जितने पैसे चाहिए ले लेना मुझसे। जासिम टीटू की तरह उसे गुस्से से भरे चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, 20,000 रुपये अभी दे मुझे। अफरोज़ा की बात पर जासिम के चेहरे पर मकरूर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन वो 32 दाँतों की नुमाइश करते हुए उसके सामने 5-5 हज़ार के नोट रख रहा था। चूँकि मुझे इस ऑफ़िस में काम करते हुए 1 माह हो गया और मुझे 3 माह बाद सैलरी भी 3 दिन बाद सैलरी भी मिलनी थी, तो आप ऐसा समझ लें कि आपने मुझे सैलरी पहले ही दे दी। और दूसरी बात, अगर हवस इतनी ही बढ़ चुकी है आपकी आँखों में, तो जाकर किसी कोठी का रुख करें बजाय शरीफ लड़कियों की ज़िंदगी से खेलने के। खैर चलती हूँ, और आखिरी बात, मैं कल से जॉब पर नहीं आ रही। अफ़रोज़ा गुस्से से बोलकर ऑफ़िस चली गई, जबकि जासिम ने पेपर वेट उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर फेंका था। तुम्हारी सारी अकड़ जल्दी ख़त्म करूँगा अफ़रोज़ा से, अब तुम देखो। जासिम गुस्से से बोलते हुए चीखा था और फिर कुछ सोचते हुए मकरूर सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर अपनी कुर्सी पर आंखें मूंद कर टेक लगाए बैठा था। आज काफ़ी दिन बाद वो उस यूनिवर्सिटी में नजर आई थी। शाज़ के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में बैठी किताबों में उलझी हुई थी। शाज़ के कदम खुद ब खुद उसकी जानिब उठने लगे थे। अस्सलाम वालेकुम मास्टरा। शाज़ की आवाज़ पर मास्टरा, जो आधे घंटे से किताबों को खोली नोट्स बनाने में मसरूफ थी, चौंकी और जैसे नज़र उठाई सामने शाज़ को देखकर अपनी दाएं अब्रू उचकाई। क्या मैं आपको जानती हूँ? मास्टरा की बात पर शाज़ का मुंह खुला था। नहीं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। शाज़ संभल कर बोला, ओ भाई, एमिना फ्री हूँ, यहाँ से जाए, नज़र नहीं आ रहा मैं काम कर रही हूँ। मास्टरा मुँह सूरते हुए बोली थी, अच्छा क्या काम कर रही हैं आप? शाज़ उसे उसके पास कुछ फासले पर बैठकर बोल रहा था कि यकीनन आप मुझे अंधे नहीं लगते। हाँ, हाँ, अंधा होता तो आप उस दिन सही क्लास में थोड़ी ना पहुँचती। शाज़ की बात पर उसके ज़हन में यूनिवर्सिटी के पहले दिन वाला वाक़या उभरा था। शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख़ हो गया। आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं था आपको। कैसे हैं आप? मास्टरा मुश्किल मुस्कुराते हुए बोली थी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ग़ालिबन आप कुछ परेशान लग रही हैं। शाज़ उसके चेहरे पर परेशानी भांप कर बोला था, हाँ, वो अकाउंटिंग की असाइनमेंट कल जमा करवानी है, लेकिन उसके सवाल हल नहीं हो रहे। मास्टरा मासूमियत से बोली, लाएँ मुझे दें। शाज़ की बात पर मास्टरा ने रजिस्टर और कॉपी उसके हाथ में थमा दी और खुद उठ खड़ी हुई। आप ये हल करें, मैं तब तक कुछ खा पी आऊँ, क्योंकि सुबह से बहुत भूख लगी हुई है। मास्टर की बात पर वो हैरानगी से उसे देखने लगा। तो क्या सवाल आप समझेंगी नहीं? समझना क्या है इनमें? आसान से तो हैं, अब हल करें, मैं बाद में देख लूँगी। एक बात, मेरा रजिस्टर या किताबें लेकर अगर आप इधर-उधर फ़रार हुए तो याद रखिएगा कि मैं पूरे 10,000 रुपए लूँगी आपसे। 10,000 क्यों? 10,000 क्यों? शाज़ जल्दी से उसका मासूम चेहरा देखकर बोला था, अरे 5,000 की किताबें और रजिस्टर है, और बाकी 5,000 मेरी मेहनत की, जो मैंने किताबों में हाईलाइट किया है और रजिस्टर पर लिखा है उसका। मास्टरा आंखें मटकाते हुए उसे समझाने वाले अंदाज में बोली, तो शाज़ ने कहकर लगाया, तुम सच में इतनी मासूम हो या मुझे पागल बनाने का शौक है? शाज़ ने खासी बेतकल्लुफ़ी से पूछा था। मैं पागलों को पागल नहीं बनाती, बल्कि उन्हें पागल खाने का रास्ता दिखाती हूँ। मास्टरा ये बोलकर कैफ़े की जानिब चली गई थी, जबकि शाज़ उसकी हाजिर जवाबी पर उसकी पुश्त देखता रह गया। ये लड़की इस लड़की से काफ़ी मुख्तलिफ लगी थी, जो बानिस्बत उसके जिसे यूनिवर्सिटी के पहले दिन देखा था। डैड, शाज़ चाचू ने कब आना है? हम तो स्कूल से वापस आकर लंच करके अब लाउंज में आया था। फ़ाज़ को देखकर पूछने लगा। फ़ाज़, जो पाकिस्तान में अब अपने बाप के बिज़नेस को रन कर रहा था और इस सिलसिले में किसी फ़ाइल को लाउंज में बैठा चेक कर रहा था, जब आहन की आवाज़ पर मुतवज्जह हुआ, आपके चाचू लेट हैं आज, लेकिन कोई ख़ास वजह है जिसके लिए चाचू को इंतज़ार किया जा रहा है? आहन की उर्दू शाज़ के और दादाजी के साथ बोलने पर काफ़ी अच्छी हो गई थी, इसलिए सब उससे उर्दू में बात करते थे। डैड, मुझे उनके साथ देख लो, चलाना। डैड, मुझे उनके साथ बर्गर खाने जाना है। आहा ने अपने बाप को जैसे मतला किया था, ये आजकल फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? फ़ाज़ ने मुझसे मसनूई घूरते हुए पूछा, तो वो खिलखिला कर हँसा। डैड, यू आर लुकिंग क्यूट। आहन के बाद फिर वो भी मुस्कुरा दिया। इससे पहले वो कोई जवाब देता, माज़ लाउंज में दाखिल हुआ। फ़ाज़ और आहन को देखकर सलाम करते हुए आहन के साथ वो सोफ़े पर बैठ गया। कॉलेज यूनिफ़ॉर्म में वो आज पहले की निस्बत फ्रेश लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाय चाचू की जान, माज़ मुस्कुराते हुए बोला और झुककर आहन के दाएं गाल पर बोसा दिया। चाचू, डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल। आहन की बात पर जहाँ फ़ाज़ ने बमुश्किल मुस्कुराहट ज़ब्त की थी, वहीं माज़ ने उसे घूरा था। इसमें लड़कियों वाला रवैया कहाँ से आ गया? चाचू, बॉयज़ ऐसे किस नहीं करते, वो बस ऐसे बाल बिगाड़ते हैं। आहन की बात पर माज़ की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। चाचू की छोटी सी जान, माज़ ये बोला और अब जानबूझकर उसके दूसरे गाल पर बोसा दिया, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। आहन तंग आकर बोला, तो फ़ाज़ उसकी बात पर खुलकर हँसकर मुस्कुराया था, जबकि माज़ उसे बस घूर कर रह गया। माज़, स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? फ़ाज़ ने आहन को टिश्यू से मुँह साफ करते देख माँ से पूछा, जो फ़ाज़ को देखने लगा। ठीक जा रही हैं। माज़ के जवाब पर फ़ाज़ उसे देख कर रह गया था। पाकिस्तान आने के बाद उसने माज़ के रवैये पर गौर किया था। माज़ जब भी फ़ाज़ से किसी बात का जवाब मांगता था, वो से नज़रें मिलाने से बिल्कुल गुरेज करता था। माज़, कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चल रहे हो, तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाने हैं। फ़ाज़ की बात पर माज़ ने उसे देखा था, लेकिन लाला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। माज़
अपने कप कपाते हाथों को सख्ती से एक दूसरे के साथ पेवस करके बोला था, हाँ तुम ठीक हो लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट करवाने हैं, फिक्र नहीं करो, आहन के भी करवाने हैं कुछ टेस्ट, समझ लो नॉर्मल चेकअप करवाना है। अब जाओ कमरे में और रेस्ट करो जाकर। फास के बाद पर वो अपना सर इस बात में हिलाकर जल्दी से अपने कमरे की जानी पड़ा था, जबकि फास की नजरों ने दूर से उसका पीछा किया था। जिस शक की बुनियाद पर वो उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था, दिल में हजारों दुआएं मांग रहा था कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हर बार इंसान पर यकीन करना लाजमी हमें तोड़ देता है, और फास के साथ भी यही होने वाला था। शाह यूनिवर्सिटी पार्किंग में जैसे ही घर जाने की गर्ज से अपनी गाड़ी की जानिब आया, अचानक बारिश शुरू होगी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और यूनिवर्सिटी से निकलकर रोड पर आया। अभी वो थोड़ी ही दूर आया था जब उसका ध्यान सड़क पर खड़ी एक ऐसी लड़की पर गया, जामनी रंग की शलवार कमीज पहने और काली चादर सर पर ओढ़े हुए किरण मासरा थी, जो बारिश में सारी भीग चुकी थी और शायद बस का इंतजार कर रही थी। शाज ने गाड़ी उसके आगे रोकी थी। मासरा जो बस का इंतजार कर रही थी, अपने सामने गाड़ी में बैठी शाज को नासमझी से देखने लगी। यहाँ क्यों खड़ी हो अभी तक? शाज ने गाड़ी से निकलकर पूछा और जल्दी से चढ़ी जो उसकी गाड़ी में इमरजेंसी के लिए रखी थी निकालकर उसे मासरा और अपने ऊपर किया। वो बस का इंतजार करी थी, लेकिन आज शायद बारिश की वजह से बस लेट हो गई है। मासरा की भराई हुई आवाज से शाज को अंदाजा हो गया था कि वो रो रही है। बस शायद आज लेट है, तुम ऐसा करो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं बस में ही जाऊंगी। मास्टर की बात पर मुस्कुराए, तुम एतमाद कर सकती हो मुझ पर, मैं तुम्हें बाहिफाजत घर पहुंचाऊंगा। शाज इसकी मतलब का बात समझते हुए नरमी से बोला, मैं किसी अजनबी पर एतबार नहीं कर सकती। वो साफ गोई से बोली, जो शाज उसे देख कर रह गया था। वो फिलहाल इस लड़की को समझने से कासिर था। चलें फिर, जब तक बस नहीं आ जाती मैं रुकता हूँ यहाँ पर, लेकिन बस में इतने मर्द होंगे कि तुम उनके सामने इस हुलिये में कंफर्टेबल होगी। वो नरमी से उसे समझाने लगा, मैं आपके साथ गाड़ी में जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। मास्टर की बात पर शाज ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट लबों को आपस में पेवस करके कैद की थी। कैसे शराइत? ड्राइविंग के दौरान आप मुझसे बात नहीं करेंगे, ना ही मेरी तरफ देखेंगे, और बस बाकी मजीद शराइत गाड़ी में बैठकर बता देना, क्योंकि बारिश तेज हो रही है। शाज ने उसकी बात काट कर नरमी से कहा तो मास्टर से घूरते हुए उसकी गाड़ी के पीछे सीट पर बैठ गई। इतना है मासूमियत की। शाज बड़बड़ाकर छतरी को फोल्ड करके फ्रंट सीट पर रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर खामोशी से ड्राइव करने लगा। तमाम शराइत जो मास्टर ने उसे बताई थी, वो बिना हेलो हजत मानकर उसका एतमाद जीत गया था। मास्टर की गली के आगे गाड़ी रोककर वो खुद वापस चला गया था, जबकि मास्टर अपने घर में दाखिल हो गई थी। रात को वो अपने ही कमरे में बैठी थी जब अशर उसके कमरे में आया। फूफो, आपको पापा बुला रही हैं। अशर दरवाजे से ही आवाजें लगाकर वापस चला गया था, जबकि अफरोजा पेशानी मसलते हुए उठी और दुपट्टे को शानों पर दोस्त करते हुए अपने कमरे से बाहर आई। सामने छोटे से लाउंज में मौजूद सोफे पर हातिम और उसकी बीवी देखकर उसका हल्क तक कड़वा हो गया था। भाई, आपने बुलाया? अफरोजा हातिम को देखकर बोली, जो हाथ में चाय का कप पकड़ते हुए चाय पी रहा था। हाँ रोज बैठो, कुछ बात करनी है। हातिम की नरमी देखकर वो तल्खी से मुस्कुराई थी। ये नरमी तभी उसकी शख्सियत का हाँ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। हातिम की नरमी देखकर वो तल्खी से मुस्कुराई थी। ये नरमी तभी उसकी शख्सियत का खासा बनती थी जब उसे अफरोजा से कोई बात मनवानी होती थी। चची आई थी, आज वो बता रही थी अगले हफ्ते नफीस आ रहा है, तो उसके आते ही वो शादी की डेट रखना चाहती हैं। हातिम ने तमहीद बांधी थी। शहरीन खामोशी से अपनी चाय पीने में मसरूफ थी। अच्छा, ये सब बताने का मकसद? अफरोजा ना चाहते हुए भी तल्खी से बोली थी। और बीबी, ये सब बताने का मकसद ये है कि अपनी शादी का खर्चा खुद उठाना है तुम्हें, अपने ससुराल वालों के कपड़े और जहेज तुम्हें खुद बनाना है। शहरीन की बात पर वो एक नज़र अपने भाई को देखने लगी, जो उसे देखने से मुकम्मल गुरेज कर रहा था। पहली बात यह कि मेरे माँ बाप ने इतना कुछ तो ज़रूर छोड़ा था मरते वक्त कि मेरा जहेज आसानी से बन सके, और दूसरी बात, इतना ही शादी का शौक चढ़ा हुआ है तो चच्ची को तो सादगी से निकाह भी किया जा सकता है। काफ़ी जब से वो सुर्ख चेहरे लिए बोली थी। रोज़ मेरी जॉब आजकल ऐसी जा रही है, और वैसे भी मेरे ऊपर इतना बर्डन है। हाशिर रोशर के स्कूल की फीसिस और घर के भी अखराजात हैं। मेरे पास सेविंग भी नहीं है, और मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से कर सकूँ, लेकिन नफीस चचा का लाडला बेटा है, उनकी शादी वो धूमधाम से ही करना चाहते हैं। हातिम अपनी आदत के बरक्स जाकर अफरोजा को समझा रहा था। भाई, पहली बात मेरी नौकरी नहीं है, और दूसरी बात मेरी सेविंग्स इन फजूल कामों के लिए नहीं है। अपनी बात मुकम्मल करके वो उठी थी। उससे पहले वो अपने कमरे में जाती, शरीन के लफ्जों पर वो बेसाख्ता पलटी थी। तुम्हारी आए दिन नौकरी ही खत्म हो जाती है, ऐसा भी क्या होता है जिसकी वजह से ऑफिस वाले तुम्हें नौकरी से निकाल देते हैं? कहीं उनको अपनी अदाओं में फंसाने की कोशिश तो नहीं करती? भाभी, अफरोजा सब में से इतना ही बोली थी, जबकि नजरें उसकी अपने भाई के चेहरे पर थी, जिसे बीवी के लफ्जों ने भी नहीं झंझोड़ा था। एक तासुब भरी निगाह डालकर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। किरदार पर वार था, जख्म गहरा था, लेकिन वो अपने अश्कों को बेहिस लोगों के सामने नहीं बहाना चाहती थी। आज की रात वो रोकर गुजारने वाली थी, ये तो तय था, लेकिन क्या हर बार वो इस अज़ियत को सब्र से बर्दाश्त करने वाली थी, या हालात इस बार खुश रहम करने वाले थे? वो अपने ऑफिस से निकल रहा था जब सफीर, उसके मैनेजर, ने उसको रोका था। एक्सक्यूज मी फाज सर। फाज, जो रॉयल ब्लू थ्री पीस में चेहरे पर संजीदगी का लबादा ओढ़े माहौल पर छाया हुआ था, पलट कर सफीर को देखने लगा, जिसे उससे रोकने की वजह पूछी। और सर, वो दादाजी ने आपके लिए पर्सनल सेक्रेटरी का कहा था, तो मैंने यही पूछना था कि अखबार में ऐड कर दूँ। सफ़ीर ने डरते हुए बात की थी, क्योंकि फ़ाज़ का रवैया शाज़ और दादाजी के रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जहाँ दादाजी और शाज़ नरमी के साथ
सबसे पेश आते थे वहीं फास काफ़ी सख्ती करता था। ऐसा करो अखबार में कल ऐड दे दो और 1 वीक तक इंटरव्यू रख लो। ओके सर। सफ़ीर ने ये बोलकर चला गया जबकि फास शाज़ के ऑफिस का दरवाज़ा खुला देखकर उसके ऑफिस की जानिब बढ़ गया। इससे पहले वो अंदर दाखिल होता शाज़ की आवाज़ पर उसके कदम साकत हो गए। पुलिस स्टेशन? अच्छा मैं आ रहा हूँ। शाज़ जैसे ही कॉल ड्रॉप करके पलटा सामने फास के चेहरा संजीदा चेहरे को देखकर साकत हुआ। कौन है पुलिस स्टेशन? फाज ने पेशानी पर बल डाले पूछा था। लाला वो मैं आपको आकर बताता हूँ। शाज़ ने उसे चुरा कर बोला तो फाज ने उसे पूरा था। शाज़ शाहनवाज खान मैंने पूछा पुलिस स्टेशन क्या लेने जा रहे हो? अब की बात फाज की आवाज़ सख्ती लिए हुए थी जबकि लहजा बर्फ के माने ठंडा था। लाला वो मास पुलिस स्टेशन है। शाज़ के लफ्ज़ों पर वजह से बेयकीन हुआ। माज ने क्या किया है? शाज़ के लफ्ज़ों पर जैसे वो बेयकीन हुआ था। माज ने क्या किया है? अब की बार लहजे और आवाज़ दोनों में परेशानी नुमायां थी। लाला मुझे नहीं मालूम। मेरा एक दोस्त है उसका भाई एसएचओ है उसने कॉल करके फ़ौरन पुलिस स्टेशन आने का कहा है। शाज़ खुद भी परेशानी से बोला मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन तुम दादाजी के पास रुको और उनको कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन लाला शाज़ जितना खा जाए उतना करो। फाज ये बोलकर वहाँ से चला गया जबकि शाज़ ने परेशानी से दरवाजे की तरफ देखा था जहाँ थोड़ी देर पहले फाज खड़ा था।